नमस्कार और इस खास चर्चा में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास के पन्नों को पलटकर एक बहुत ही दिलचस्प कहानी समझने वाले हैं। ये कहानी एक नक्शे की है। हाँ, एक ऐसा नक्शा जो पिछले 70-75 सालों में कई बार बदला है। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, जिसे हम भारत का दिल भी कहते हैं। हमारे पास जो दस्तावेज हैं वो बताते हैं कि आज हम जिस मध्य प्रदेश को जानते हैं वो हमेशा से ऐसा नहीं था। बिल्कुल, ये सिर्फ जमीन पर लकीरें खींचने की कहानी नहीं है। ये कहानी है कि कैसे अलग अलग पहचान वाले, अलग अलग इतिहास वाले इलाकों को जोड़कर एक नया राज्य बनाया गया। तो चलिए इसी उलझे हुए नक्शे को परत दर परत सुलझाते हैं। हम 3 अहम पड़ावों पर रुकेंगे। पहला, 1947 जब देश आजाद हुआ। दूसरा, 1 नवंबर 1956 जब आज के मध्य प्रदेश की नींव रखी गई। और तीसरा, 1 नवंबर 2000 जब इस विशाल राज्य का एक बार फिर से बंटवारा हुआ। तो 1947 की तस्वीर से शुरू करते हैं। आज़ादी के वक्त का नक्शा देखकर तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है। आज का मध्य प्रदेश तो कहीं नजर ही नहीं आता। इसकी जगह हमें मुख्य रूप से 2 बड़े हिस्से दिख रहे हैं। एक है पार्ट ए स्टेट, मतलब सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और दूसरा है पार्ट बी स्टेट, यानी मध्य भारत। जी। तो ये पार्ट ए और पार्ट बी ये क्या थे? ये प्रशासनिक वर्गीकरण थे। पार्ट ए में वो प्रांत थे जो सीधे ब्रिटिश भारत का हिस्सा थे। अच्छा। सेंट्रल प्रोविंस का गठन तो 1861 में ही हो गया था, लेकिन इसमें एक बड़ा बदलाव आया 1936 में। 1936 में क्या हुआ था तब? तब हैदराबाद से बरार क्षेत्र को अलग करके इसमें मिला दिया गया और तब से ये कहलाने लगा सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। और इसकी राजधानी नागपुर थी? जी, इस पूरे पार्ट ए राज्य की राजधानी नागपुर थी। और यहाँ एक बड़ी दिलचस्प बात सामने आती है। हमारे दस्तावेजों के मुताबिक इस पार्ट ए स्टेट में कई रियासतें शामिल थीं, जैसे जशपुर, सरगुजा, बस्तर, खैरागढ़। पर रुकिए, हाँ, ये सारे नाम तो आज छत्तीसगढ़ के हैं। बिल्कुल सही। यही तो इसमें सबसे रोचक बात है। उस समय के सेंट्रल प्रोविंस का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो था जो आज छत्तीसगढ़ है। तो आज के मध्य प्रदेश की कौन सी रियासत थी उसमें? आज के मध्य प्रदेश के सिर्फ एक रियासत, मकड़ाई, जो हरदा में है, वो उस वक्त सेंट्रल प्रोविंस का हिस्सा थी। मतलब सत्ता का केंद्र और उसका झुकाव बिल्कुल अलग दिशा में था। बिल्कुल। और उस समय इस प्रांत के पहले मुख्यमंत्री बने पंडित रविशंकर शुक्ल। चलिए अब पार्ट बी यानी मध्य भारत की तरफ बढ़ते हैं। इसकी कहानी तो किसी बड़ी राजनैतिक कूटनीति जैसी लगती है। 22 रियासतों को एक साथ लाना। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल की दूरदर्शिता का ही नतीजा था। उन्होंने ही ये किया था। जी, उन्होंने 22 अप्रैल 1948 को इस क्षेत्र की 22 रियासतों के प्रमुखों से विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाए, जिसके बाद मध्य भारत राज्य अस्तित्व में आया। और इसका उद्घाटन स्वयं जवाहरलाल नेहरू ने ग्वालियर में किया था। और इसकी प्रशासनिक व्यवस्था तो और भी अनोखी थी। 2 राजधानियां, ग्वालियर और इंदौर। ऐसा क्यों? देखिए, ये एक बहुत ही व्यावहारिक राजनीतिक समझौता था। ग्वालियर सिंधिया राजवंश का गढ़ था और इंदौर होलकर राजवंश का। अच्छा, दोनों ही बड़ी और प्रभावशाली रियासतें थीं। बहुत ज्यादा। तो शक्ति संतुलन बनाने के लिए ग्वालियर को 6.5 महीने के लिए शीतकालीन राजधानी बनाया गया और इंदौर को 5.5 महीने के लिए ग्रीष्मकालीन राजधानी। सही पकड़ा। मतलब सरकार साल में 2 बार अपना पूरा का पूरा ठिकाना बदलती थी। जी हाँ, सारे मंत्रालय, सारी फाइलें, सब कुछ। और यहाँ के शासकों का क्या हुआ? ग्वालियर के जीवाजीराव सिंधिया को राज प्रमुख का पद दिया गया और इंदौर के यशवंतराव होलकर को उपराज प्रमुख बनाया गया। तो इससे ये सुनिश्चित हुआ कि दोनों प्रमुख राजघरानों का सम्मान और प्रभाव बना रहे। बिल्कुल। इसीलिए इस राज्य को उस समय यूनाइटेड स्टेट ऑफ ग्वालियर इंदौर या मालवा यूनियन के नाम से भी जाना जाता था। तो 1947 में हमारे पास एक तरफ सेंट्रल प्रोविंस इन बरार था जी, और दूसरी तरफ इन 22 रियासतों से बना मध्य भारत। जी, 2 बिल्कुल अलग दुनियाएं। फिर 1 नवंबर 1956 को क्या बड़ा बदलाव हुआ? 1956 में पूरे भारत में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन हुआ। अच्छा, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों पर? हाँ, इसी प्रक्रिया में पार्ट ए, पार्ट बी और आसपास के दूसरे क्षेत्र जैसे विंध्य प्रदेश और भोपाल राज्य, इन सब को मिलाकर एक विशाल मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया। लेकिन इस विलय में नागपुर का क्या हुआ? वो तो राजधानी था। यही सबसे बड़ा बदलाव था। नागपुर और विदर्भ का बड़ा हिस्सा जो मराठी भाषी था
वो महाराष्ट्र में चला गया। तो मध्य प्रदेश ने अपनी पुरानी राजधानी खो दी। जी, और एक नई राजधानी मिली, भोपाल। यही वो तारीख है जिसे मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस माना जाता है। और फिर कहानी पहुंचती है 1 नवंबर 2000 पर, जब ये विशाल राज्य फिर से बंट गया। ये दक्षिण पूर्वी हिस्से को अलग करके छत्तीसगढ़ नाम का नया राज्य बनाया गया। और दिलचस्प बात यह है कि सेंट्रल प्रोविंस की जो कई रियासतें हमने शुरू में गिनी थीं, बस्तर, रायगढ़, सरगुजा, हाँ, वे सब छत्तीसगढ़ का हिस्सा बन गईं। तो एक तरह से इतिहास का एक चक्र पूरा हुआ। तो ये थी कहानी कि कैसे छोटी बड़ी रियासतों और ब्रिटिश प्रांतों के एक जटिल जाल से निकलकर मध्य प्रदेश ने अपना आज का स्वरूप पाया। 1947 के बिखरे हुए नक्शे से 1956 के विशाल राज्य, और फिर 2000 में हुए विभाजन तक, ये सफर वाकई कमाल का है। यह भी बताता है कि किसी भी राज्य की सीमाएं महज लकीरें नहीं होती। सही कहा। वे ऐतिहासिक समझौतों, राजनीतिक जरूरतों और सांस्कृतिक पहचानों का नतीजा होती हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्गठन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे एक राष्ट्र अपनी प्रशासनिक संरचना को समय के साथ विकसित करता है। और जाते जाते एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये जानना दिलचस्प होगा कि आज के मध्य प्रदेश की सामाजिक और राजनैतिक पहचान पर इन पुरानी रियासतों की, मतलब होलकर और सिंधिया घरानों की विरासत का कितना और कैसा असर बाकी है।